महत्वपूर्ण है और 10 यूनिट को एक क्वेश्चन को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए आपके पॉलिटिकल साइंस में आपके टोटल 10 यूनिट हैं, ठीक है। और मैंने इसका कंप्लीट सिलेबस हिंदी में और इंग्लिश में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सिलेबस को देख लीजिएगा। और सिलेबस का वीडियो भी मैंने बनाया है अपने चैनल पर विथ बुक्स, ठीक है। तो विथ डिटेल आप बुक्स, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिए, तो आप लोग ईजिली समझ जाएंगे कि पॉलिटिकल साइंस में कितने यूनिट्स हैं और इन 10 यूनिट्स पे आपको फोकस करना, उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को आपको रिवाइज़ करना है। और मैं 10 यूनिट के क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करवाऊंगी, आप लोग परेशान मत होइए। तो इसी क्रम में आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs की प्रैक्टिस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन है। जैसा कि पीछे वीडियो में मैंने बताया था कि विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो ये UL गोस्वामी थे। UL गोस्वामी एक भारतीय विचारक हैं जिन्होंने विकास प्रशासन शब्द को सबसे पहले भारत में लोक प्रशासन के अंतर्गत गढ़ा था और ये बताया था कि विकास प्रशासन का एकमात्र उद्देश्य क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। लोक प्रशासन का एकमात्र उद्देश्य जनता के लिए विकासात्मक कार्यों का प्रशासन होना चाहिए। तो 50वें क्वेश्चन का सही आंसर है ए, UL गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर 51वां क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन को देख लीजिए आप लोग, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, UL गोस्वामी। तो द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया ये पुस्तक है UL गोस्वामी की, और इसी पुस्तक में इन्होंने विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग किया था लोक प्रशासन के लिए। क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, वाइडनर लिखा है, वीडनर होगा। वीडनर ने विकास प्रशासन को किस रूप में परिभाषित किया है, लक्ष्य अभिमुखी, परिवर्तनशील, A और B दोनों, और परिवर्तन अभिमुखी। देखिए आप लोग को अगर याद होगा, अगर आप लोगों ने लोक प्रशासन सब्जेक्ट को पढ़ा है, तो वीडनर ने एक गोल ओरिएंटेड और चेंज ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसका राइट आंसर है C, A और B, यानी लक्ष्य अभिमुखी और परिवर्तनशील, ये दोनों आंसर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विकास प्रशासन तो विकास प्रशासन मूल रूप से एक कार्योन्मुखी लक्ष्योन्मुखी प्रशासनिक यंत्र है, यह किसका कथन है। तो गोल ओरिएंटेड और चेंज ओरिएंटेड किसने कहा था, वीडनर ने कहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, वीडनर। विकास प्रशासन मूलभूत रूप से एक कार्योन्मुखी लक्ष्योन्मुखी अभिमुख है। क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, विकास प्रशासन के लक्षण हैं, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और विशेषताएं हैं। तो ये प्रगतिशील है, बिल्कुल सही है, प्रोग्रेसिव है, ये नियोजन है, इसके अंतर्गत प्लानिंग की भी बात की गई है, प्रभावी एकीकरण की भी बात की गई है। तो इसका डी ऑप्शन सही है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तुलनात्मक लोक प्रशासन पर प्रिंसटन में तुलनात्मक प्रशासन सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ था। तो देखिए जो प्रिंसटन शहर में तुलनात्मक प्रशासन सम्मेलन वर्ष 1952 में आयोजित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1952 में प्रिंसटन शहर में लोक प्रशासन पर आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक लोक प्रशासन को आगे बढ़ाने में किस विद्वान का योगदान रहा। तो ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग, ए है फ्रेडरिक्स, B है राल्फ बाइब्रेंटी और C है एल्फ्रेड डायमंड। तो डियर फ्रेंड्स, कंपैरेटिव लोक प्रशासन में इन तीनों विचारकों का योगदान है, यानी ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का श्रेय किसको प्राप्त है, नवीन लोक प्रबंध का श्रेय किसको प्राप्त है। तो ये श्रेय प्राप्त है, ए ऑप्शन सही है, क्रिस्टोफर हुड को इसका श्रेय प्राप्त है। इन्होंने ही इसकी व्याख्या और व्यवस्था की थी। देखिए क्या पूछ रहा है कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य है, इसका क्या एम है। तो ए एफिशिएंसी यानी दक्षता, बिल्कुल सही। इफेक्टिवनेस यानी प्रभाव, ये भी सही है। सी इकोनॉमी यानी मितव्ययिता, ये भी सही है, यानी इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये नवीन लोक प्रबंध में यानी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में व्यवस्था है, ए ईमेल की, बिल्कुल सही। B फैक्स की, ये भी सही है। C ई कॉमर्स की, तो ये भी सही है। तो यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, ये सभी इसके अंतर्गत इन तीनों का प्रबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उदारीकरण का बल डैश उन्मुखी सरकार पर है, यानी जो लिबरलिज्म है उसका जो फोकस है वो किस प्रकार की सरकार पे है। तो इसका जो
बल था वो बाजार पर था, ठीक है। लिबरलिज्म जो फोकस करता है, प्रायोरिटी देता है, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट पे देता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब आपका शिकायत दूर हो गई होगी, मैं इंग्लिश कीवर्ड भी यूज़। क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि उदारीकरण का प्रभाव नहीं है, यानी लिबरलिज्म क्या क्या इफेक्ट नहीं है। तो ए निजीकरण, तो ये सही है, प्राइवेटाइजेशन पर जोर है। बी कोटा परमिट लाइसेंस का अंत, जी हाँ, इसके अंतर्गत इन सभी का अंत हो जाता है, कोटा परमिट लाइसेंस का अंत हो जाता है। सी है कल्याणकारी राज्य, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। और बाकी जो डी ऑप्शन है संविदा पर कार्य करना, जी हाँ, ये नौकरियां आती ही हैं, 3 साल पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आती ही हैं नौकरियां, ठीक है। तो ये सही है, यानी 3 ऑप्शन ए बी सी डी, ए बी और डी ऑप्शन सही है। मतलब इसका ये प्रभाव है, और जो सी ऑप्शन है वो गलत है, कल्याणकारी राज्य इसका प्रभाव नहीं। क्या पूछ रहा है, वैश्वीकरण से क्या संबंधित नहीं है, यानी क्या चीज़ ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड नहीं है। ए लोक चयन विचारधारा, पब्लिक चॉइस अप्रोच, तो ये है इसका बाजार मैत्री व्यवस्था, यानी मार्केट फ्रेंडली सिस्टम, जी हाँ ये है। नवीन लोक प्रबंध, ये भी है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ये भी है। लेकिन डी आर्थिक नियोजन, ये इससे संबंधित नहीं है, यानी इकोनॉमिक प्लानिंग, ये इससे संबंधित नहीं है, ग्लोबलाइजेशन से इकोनॉमिक प्लानिंग रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है विश्व की अर्थव्यवस्था में, यानी ये वर्ल्ड इकोनॉमी में आया जो ओपननेस है, यानी खुलापन है, किससे किस नाम से जाना जाता है। तो वैश्वीकरण, जी हाँ, ग्लोबलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। उदारीकरण, हाँ, लिबरलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। और सी है ए और बी दोनों, जी हाँ, तो ये वैश्वीकरण उदारीकरण, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, ए एंड बी बोथ। उदारीकरण से यानी लिबरलिज्म से किसकी भूमिका में बदलाव आया है, यानी चेंजेस किस में आया है लिबरलिज्म से। क्या ये स्टेट की ये भूमिका में आया है परिवर्तन, तो जी हाँ, ये अब जो राज्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेजे फेयर सिद्धांत पे काम करना लगा है, यानी हस्तक्षेप की नीति पर काम करने लगा है। और बी नौकरशाही, तो जी हाँ, इसके अंदर भी चेंजेस आए हैं, क्योंकि जो पहले नौकरशाही थी उसका दबाव था ये कॉरपोरेट घरानों पर, प्राइवेट जितने भी इंस्टीट्यूशन थे उन पे दबाव रहता था, लेकिन अब इसमें भी इनका भी प्राइवेटाइजेशन किया जाने लगा है। तो उदारीकरण से यानी लिबरलिज्म से इन दोनों की भूमिका में बदलाव आया है, राज्य और नौकरशाही की भूमिका में। तो सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक उत्तम सरकार लघुत्तम सरकार होती है, ऐसी सरकार जो कम से कम अपना वो विस्तार करे, एक ऐसी सरकार ही उत्तम सरकार होती है, यानी कम से कम हस्तक्षेप करे या लेजे फेयर की नीति को अपनाए। तो यह नारा किसने दिया था, निष्का नैन ने, ऑप्शन ए सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य और सरकार की भूमिका सिकुड़ने का क्या कारण है। ये क्या आपको ये बताना है, रीज़न बताना है कि जिसके कारण स्टेट और जो गवर्नमेंट है उसकी भूमिका का, ठीक है, सिकुड़ा हुआ है, यानी कम दायरा कम हुआ है। तो ऑप्शन देख लीजिए, किसी भी क्वेश्चन पे पूछने आंसर को खोजने से पहले आप एलिमिनेशन प्रोसेस को अपनाया करिए। तो जो बी ऑप्शन है समाजवादी राज्य, तो ये तो नहीं होगा ना, समाजवादी राज्य में तो सारी शक्तियां राज्य अपने पास रखेगा। फिर है सी लोक कल्याणकारी राज्य, तो इसके अंतर्गत भी सारी शक्तियां सारे पावर राज्य के पास होते हैं। तो डी है सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, ठीक है, तो ये तो होता है, लेकिन इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा ए वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। इसके कारण ही राज्य और सरकार की भूमिका जो है वो सिकुड़ गई है, यानी राज्य और सरकार के पावर्स का दायरा थोड़ा कम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन पूछ रहा है कि उदारीकरण का क्या बल है, ठीक है, उद्यमी सरकार, नौकरशाही और विभेदीकरण। तो देख लीजिए आप लोग, जो लिबरलिज्म होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स किस पे देता है, किस पे देगा, ऑप्शन से ही आप लोग जान जाइए, उद्यमी सरकार पर ये बल देगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है, देश को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ये उद्यमी सरकार पर बल देता है। उदारीकरण का फोकस या फोर्स किस पे रहता है, उद्यमी सरकार पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट पुस्तक किसने लिखी है। तो री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट नामक पुस्तक ओशबर्न तथा गैबलर की है। इसके अंतर्गत इन्होंने ग्लोबलाइजेशन और लिबरलिज्म की बात की है, ठीक है। तो ये पुस्तक है ओशबर्न तथा गैबलर। ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि नूतन लोक प्रशासन की अवधारणा किससे संबंधित है, यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किससे रिलेटेड है। बर्कले से, लोक प्रशासन के प्रिंसटन समुदाय से, फ्रैंकफर्ट समुदाय से। तो देखिए आप लोग एलिमिनेशन प्रोसेस अपनाइए। तो ये जो ऑप्शन डी है ये राइट है,
जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था इसका जो संबंध था वो मिन्नो-बुक सम्मेलन से था, जबकि फ्रैंकफर्ट संप्रदाय ये न्यू मार्क्सिज्म से संबंधित था, और जो लोक प्रशासन का प्रिंसटन समुदाय था ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से रिलेटेड था। देखिए, आप लोग एलिमिनेशन प्रोसेस अपनाएंगे तो राइट आंसर तक ईजिली पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है नेक्स्ट कि प्रशासन का क्षेत्र अब इतना विस्तृत हो गया है कि प्रशासन का दर्शन शास्त्र जीवन दर्शन शास्त्र के समान प्रतीत होता है। तो यह कथन किसने कहा था? तो ये इम्पॉर्टेंट कोटेशन है जो कहा था एमी डिमॉक ने। ये इन्होंने कहा था कि प्रशासन का क्षेत्र अब इतना विस्तृत हो गया है कि अब प्रशासन का जो कार्य है वो लोक प्रशासन का कार्य हो गया है, और ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। रहा है कि किसने लोक प्रशासन के पृथक अध्ययन पर बल दिया, यानी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस है उसका अलग से अध्ययन किया जाए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग से सब्जेक्ट किसने ये बताया? तो ये वुड्रो विल्सन ने बताया था 1887 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक प्रशासन का लक्ष्य है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या एम है, लोक प्रशासन का लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन ए है जन समूह की सुरक्षा एवं कल्याण, यानी पब्लिक की सिक्योरिटी और उनका डेवलपमेंट करना। तो हाँ, ये सही है, ये ऑप्शन सही है। बाकी जो ऑप्शन है पारदर्शिता, संगठन, सत्ता या पद सोपान, तो ये इसका एम नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एम पारदर्शिता को बनाए रखना नहीं है, संगठन या सत्ता या पद सोपान पर नहीं है इसका एम। तो इसका एम है जनता की अधिक से अधिक कल्याण करना, उनकी सुरक्षा करना। देखिए, ये क्वेश्चन को घुमा के फिर से पूछा गया है कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो विकास हुआ था या उद्भव हुआ था वो किससे संबंधित था? ये देखिए दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये मिन्नो-बुक सम्मेलन से संबंधित था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। पूछ रहा है क्वेश्चन कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट किस पर फोकस करता है? तो ये ऑप्शन बी इसका राइट है। ये निष्पादन मूल्यांकन पर बल देता है, यानी जो कार्य किए जा रहे हैं उनका उद्देश्य प्राप्त हो रहा है कि नहीं, इस पर बल देता है। ठीक है, कि पूछ रहा है कि डिसीजन मेकिंग यानी निर्णयन की प्रक्रिया में, डिसीजन मेकिंग में जिस विचारक ने बुद्धिमत्ता प्रारूप और बर्पा गतिविधियों को सम्मिलित किया था उसका नाम है। तो जहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो सीधे सीधे रिलेट करिए इसे हर्बर्ट साइमन से, क्योंकि इन्हें फादर ऑफ डिसीजन मेकिंग कहा जाता था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्णय लेना एक कठिन कार्य है और प्रशासकीय निर्णय निर्धारण की अनेक समस्याएं हैं, तो निम्न में से कौन सी समस्या गलत अंकित है? गलत अंकित है, कौन सी समस्या गलत अंकित है, इस पर फोकस करिए आप। तो स्थापित तथा घोषित मूल्यों की समस्या, ये तो सही है। स्थापित और घोषित मूल्यों की समस्या तो हमेशा रहती है। सी है निर्णय लेने में पूर्वाग्रह की समस्या, तो ये भी सही है। डी है लंबी कार्यविधियाँ, तो ये समस्या तो है ही, लेकिन पूछ रहा है कौन सी समस्या गलत अंकित है। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है कि अधिकारियों के पास समय के अभाव की समस्या। अगर अधिकारी कहें कि उनके पास समय ही नहीं था इसलिए उन्होंने गलत निर्णय ले लिया, समय के अभाव में उनके द्वारा लिया गया निर्णय गलत हो गया, तो ये गलत समस्या बताई जा रही, क्योंकि अधिकारियों का काम क्या है? अधिकारियों का काम है जनता की समस्याओं को सुलझाना, और इसमें वो अगर समय की दुहाई देंगे तो ये तो गलत है ना। अधिकारी इसीलिए नियुक्त किए जाते हैं कि वो जनता के कल्याण के लिए कार्य करें। ओके, पूछ रहा है निम्नलिखित में से क्या सही है? ए, टेलर के अनुसार उत्पादन में कमी के 2 कारण हैं, श्रमिकों में कार्य के प्रति ढिलाई और दोषपूर्ण संगठन। तो ये तो बिल्कुल सही है, टेलर ने यही बात कही थी। बी है कार्य समय में न होने की जानकारी न होना और वैज्ञानिक विधि का ज्ञान न होना। तो ये भी सही उक्ति है। सी है प्रबंध तथा श्रम के सहयोग से अधिक उत्पादन का होना। तो ये बात भी सही है, प्रबंध और श्रम के सहयोग से अधिक उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, और तो डी ऑप्शन इसका राइट है, यानी तीनों ही कथन सही हैं। आपसे पूछ रहा है क्या सही है, तो ये तीनों ही कथन सही हैं। डी ऑप्शन इज राइट। ये 50 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैज्ञानिक प्रबंध का नहीं है? ए है नहीं है, वैज्ञानिक प्रबंध का नहीं है। तो कार्य करने की परिस्थितियों का मानकीकरण कार्य कुशलता लाता है, बिल्कुल। जब साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच अपनाया जाता है तो ये मानकीकरण जो होता है कार्यकुशलता लाता है, ये सही है। बी है कार्यस्थल पर सुखमय वातावरण बनाए रखने से मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो देखिए ह्यूमन रिलेशन के अंतर्गत इसकी बात ही नहीं की गई थी। ठीक है, कहीं से भी इसकी बात नहीं की गई थी कि ह्यूमन रिलेशन के ऊपर साइंटिफिक मैनेजमेंट कार्य करता है। तो बी ऑप्शन इसका सही है, यानी ये जो कथन है बी जो कथन है वो उसका संबंध कहीं से भी वैज्ञानिक प्रबंध से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 79 में क्या पूछ रहा है कि क्या निम्नलिखित में से क्या वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत की चिंता का मुख्य विषय नहीं है?
तो देखिए इसके अंतर्गत ए उत्पादन पे तो फोकस किया ही गया था, ठीक है, प्रोडक्टिविटी पे फोकस किया गया था वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के अंतर्गत, कार्यकुशलता पे भी फोकस किया गया था, ठीक है, एफिशिएंसी पर भी फोकस किया गया था, सी यंत्र विधियों पर भी फोकस किया गया था, मतलब आपके जो टूल्स हैं इक्विपमेंट्स हैं वो सही होने चाहिए, कार्य करने में दक्ष होने चाहिए, लेकिन युक्ति संगतता पे इस पर कोई बात नहीं की गई थी। तो ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 80, लोक प्रशासन के महत्व के विषय में ये किसने कहा था कि लोक प्रशासन की प्रशासनिक प्रक्रिया विश्व व्यापक है, यानी ग्लोबली है। इसकी जो प्रक्रिया है लोक प्रशासन की, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, वो क्या है, ग्लोबली है। तो इस पर फोकस किया था हेनरी फेयोल ने, क्योंकि हेनरी फेयोल ने जो क्लासिकल थिंकर हैं वो मेनली इसी पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट। कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के उद्भव के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों, क्योंकि आंतरिक कारण यानी इंटरनल फैक्टर और बाह्य कारक, ये दोनों एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये दोनों ही इसके उद्भव के लिए उत्तरदायी हैं, ठीक है। तो नवीन लोक प्रशासन के लिए उद्भव के लिए सी ऑप्शन सही है, ए और बी इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों उत्तरदायी हैं। देखिए इंटरनल फैक्टर्स इसलिए उत्तरदायी थी क्योंकि इसमें कहा गया था कि इसके अंतर्गत आप अपने विचार से कार्य नहीं करेंगे, जिससे प्रशासन की उत्तमता सिद्ध हो, जिस प्रकार से प्रशासन उत्तम रूप से कार्य करे, तो इस पे आप जोर देंगे। तो ए और बी इसका सही आंसर है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछ रहा है, तो इसके लेखक हैं ड्वाइट वाल्डो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेशन। है कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो अवधारणा है, जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, ये पूछ रहा है। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, ये सीधे सीधे इसका ऑप्शन डी सही है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट जो रिलेटेड है वो मिन्नो बुक सम्मेलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामने कि विकास प्रशासन के मुख्य विद्वान कौन कौन से हैं, ठीक है। विकास प्रशासन के जो मुख्य विद्वान हैं वो हैं सी पॉल एच एपलबी, इन्हें पॉल एच एपलबी भी जाना जाता है। तो मेनली इसके जो दो थिंकर्स इससे रिलेटेड हैं विकास प्रशासन से, पॉल एच एपलबी और विनर, ठीक है। और भारत में कौन है मैंने आपको पहले ही बताया था, तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि साला मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, फ्रेडरिक्स द्वारा, फ्रैंक मैरिनी द्वारा, गुडनाउ द्वारा और डी ये सभी द्वारा। तो जो साला मॉडल किससे रिलेटेड है, अगर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि साला मॉडल किसने दिया था, फ्रेडरिक्स ने दिया था, और किसके अंतर्गत गया था, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत, ठीक है। जब आप तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो इसमें अंतर्गत ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं ए, ऑप्शन ए इज राइट, F.W. टेलर। F.W. टेलर इसके थिंकर है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लूथर गुलिक ने संगठन में पोस्ट गोर्व जो शब्द दिया था उसमें पी का क्या अर्थ है, तो पी का अर्थ है प्लानिंग, ठीक है, पी फॉर प्लानिंग। तो इसमें आप हर एक कीवर्ड के आपका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। ओ फॉर क्या होता है, एस फॉर क्या होता है, डी फॉर क्या होता है, सी ओ फॉर क्या होता है, आर फॉर क्या होता है, बी फॉर क्या होता है, सबका आपको मतलब आना चाहिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसके अंतर्गत हम 50 क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे हैं। तो ए संगठन प्रशासन का शरीर है, बिल्कुल ये सही है। निजी प्रशासन की कई विधियों ने लोक प्रशासन को प्रभावित किया है, निजी प्रशासन की कई विधियों ने लोक प्रशासन को प्रभावित किया है, ये फैक्ट भी है, वो सही है। जनसंपर्क के अभाव में प्रशासन सफल नहीं हो सकता, तो बिल्कुल सही है, जनसंपर्क के अभाव में प्रशासन कभी सफल नहीं हो सकता है, ठीक है। डी ऑप्शन है, निजी प्रशासन में लोकहित की भावना प्रधान रूप में होती है, तो ये गलत है। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में जन कल्याण की भावना नहीं होती, ये सिर्फ अपने कल्याण की भावना तक सीमित होता है, तो ये फैक्ट इसका गलत है, डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं होगा इसे विज्ञान बनाने का दावा केवल आधारहीन होगा, यह कथन किसका है, तो ऐसी बात की थी हर्बर्ट ए साइमन ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है कि जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं होगा इसे विज्ञान नहीं बनाया जा सकता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है प्रशासन में प्रबंधकीय अप्रोच किसने अपनाया था, मतलब मैनेजमेंट अप्रोच किसने अपनाया था, तो साइमन ने, लूथर गुलिक ने, स्मिथबर्ग ने, इन तीनों लोगों ने इसे अपनाया था, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोक प्रशासन प्रबंध विज्ञान हो गया है क्योंकि, तो क्योंकि यह प्रशासनिक संस्थानों को व्यावसायिक और उत्पादन मूलक बनाना चाहता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने
पूछ रहा है कि प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अनुसार, प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अनुसार आपके ऑप्शन ए है, संगठन में प्रत्येक व्यक्ति कार्य प्रशासन का अंग है। क्या संगठन में प्रत्येक व्यक्ति कार्य प्रशासन का अंग है? तो नहीं, ये गलत है। बी है, निम्न से उच्च तक सभी कर्मचारी प्रशासन के अंग हैं। निम्न से उच्च तक यानी लोअर लेवल से लेके जो हायर लेवल तक के सभी कर्मचारी प्रशासन के अंग हैं। तो ये भी गलत है। क्या लोअर लेवल के लोग, लोअर लेवल पे जो कर्मचारी होते हैं, क्या वो प्रशासन के संबंध में कोई निर्णय ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, तो ये भी गलत है। सी है, केवल प्रबंध तथा देखभाल वाली क्रियाएं ही प्रशासन का अंग हैं। तो हाँ, जो प्रबंधकीय कार्य देखती हैं और जो उनकी देखभाल करती हैं, वही प्रशासन के संबंध में कोई निर्णय लेती हैं। तो ऑप्शन सी इसके संबंध में इसका राइट आंसर प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अनुसार केवल प्रबंध तथा देखभाल वाली क्रियाएं ही प्रशासन के अंग होती हैं। तो ये ऑप्शन इसका सही है, सी। देखिए, आप लोग क्वेश्चन को देखा करिए, उसके ऑप्शन को ध्यान से पढ़ा करिए, फिर उसके निष्कर्ष पर पहुंचा करिए, तब आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है सी है, केवल प्रबंध तथा देखभाल वाली क्रियाएं ही प्रशासन का अंग होती हैं और वही प्रशासन के संबंध में उचित निर्णय लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या नहीं है, प्रशासन के लिए आवश्यक तत्व क्या नहीं है? सहयोग, जी हाँ बिल्कुल, कोऑपरेशन है। जन सहभागिता, हाँ ये भी सही है। संगठन, ये भी सही है। लेकिन वर्ग संघर्ष की बात किसी भी प्रशासन के अंतर्गत नहीं की जा सकती। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पुस्तक कब प्रकाशित हुई? क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और आने की संभावना भी है। तो ये प्रकाशित हुई थी वर्ष 1911 में। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पुस्तक प्रकाशित हुई थी वर्ष 1911 में। क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछा गया है कि प्रशासकीय निर्णय निर्धारण की कौन सी समस्या गलत है। इसमें प्रशासकीय निर्णय निर्धारण की कौन सी समस्या गलत है? तो सीधे सीधे समय के अभाव की समस्या इसकी समस्या नहीं है, क्योंकि प्रशासन का एकमात्र कार्य क्या होता है? निर्णय पर अमल करना और प्रशासन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जन कल्याणकारी कार्यों का निष्पादन करना। तो बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है इस क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 96, दो या दो से अधिक विकल्पों में से एक को चुन लेना ही निर्णय है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है G.R. टेरी ने। G.R. टेरी ने दिया है ये परिभाषा। आपके सामने नवीन लोक प्रबंध की विशेषताएं हैं। ए, पहला है प्रबंधवाद को प्राथमिकता। दूसरा है निजी क्षेत्र को प्राथमिकता। नवीन लोक प्रबंध की विशेषताओं को आपको बताना है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की विशेषताएं क्या हैं, ठीक है, ये बताना है आपको। तीसरा है व्यावसायिक प्रबंध पर बल। चौथा है नवीन सूचना प्रौद्योगिकी पर बल और पांचवा है सरकारी प्रशासन पर बल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, 1, 2, 3 और 4। यानी ये किस पर बल देता है? नवीन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो बल देता है वो 1, 2, 3, 4 पर बल देता है। यानी ये प्रबंधवाद को भी प्राथमिकता देता है, निजी क्षेत्र को भी प्राथमिकता देता है और व्यावसायिक प्रबंध पर भी बल देता है और नवीन सूचना प्रौद्योगिकी पर भी बल देता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि एक अनुशासन के रूप में, एक डिसिप्लिन के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जब जन्म हुआ तो इसके प्रथम चरण में कौन सी प्रमुख विषय वस्तु थी? इसका जो फर्स्ट स्टेज था उसके अंतर्गत कौन सी विषय वस्तु को अपनाया गया था? तो पहला है राजनीति और प्रशासन में अलगाव। बिल्कुल, ये तो इसका टाइटल ही था प्रथम चरण का, फर्स्ट चरण का। ठीक है, इस पर अलग से वीडियो लेक्चर भी बनाया गया है, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। सेकंड है प्रशासन का सिद्धांत, तो ये तो सेकंड स्टेज के अंतर्गत इसे अपनाया गया था। थर्ड है लोक प्रशासन एक मूल्यमुक्त विज्ञान बन सकता है। तो बिल्कुल हाँ, फर्स्ट स्टेज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो फर्स्ट स्टेज में इसकी बात की गई थी। लोक नीति का निर्माण नहीं, ये तो फिफ्थ स्टेज था इसका। और पांचवा है कुशलता और अर्थव्यवस्था लोक प्रशासन के आदर्श वाक्य हैं। तो बिल्कुल हाँ, ये सही है। इसके अंतर्गत इसकी बात की गई थी एफिशिएंसी की और इकोनॉमी की। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, 1, 3 और 5। आपके सामने स्क्रीन पे आइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का समर्थन या इससे कौन कौन से विद्वान रिलेटेड हैं। तो पहला है क्रिस एडजायरिस, दूसरा है वारन वेनिस,
तीसरा एल्टन मेयो, रेंसिस लेकर, डगलस मैकग्रेगर और रोयलिसबर्गर। तो क्रिस आर्गेरिस इससे जुड़े हैं, वारेन बेनिस भी जुड़े हैं। एल्टन मेयो ये मानव संबंध के पितामह थे तो ये नहीं जुड़े हैं। रेंसिस लेकर जुड़े हैं और डगलस मैकग्रेगर भी इससे जुड़े हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 1 2 4 5 ये जो विचारक हैं, 1 2 4 5 जो विचारक हैं इस नंबर पे, वो नवीन लोक प्रशासन से का इन्होंने समर्थन किया था। ठीक है, पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा ऑप्शन इसका सही है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 99। हम लोग 50 क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो के अंतर्गत। जो 50 क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ये 50 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हें स्किप मत करिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और एक बार देखने के बाद इनका रिवीजन भी ज़रूर से करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 4 5। देखिए जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है विचारक और उनकी बुक। तो देखिए जो क्वेश्चन है ए, F.W. बिलोबी। तो F.W. बिलोबी किसके साथ जुड़े हुए हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में से जुड़े हैं। 1927 में इनकी बुक आई है, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरह से ए का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ए के सामने 2 हो जाएगा। एल डी बैट किससे जुड़े हैं? इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हैं, तो बी का 1 हो जाएगा। एल उर्विक किस की बुक क्या है? द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो सी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। डी है ड्वाइट वाल्डो की बुक कौन सी है? आइडियाज़ एंड इशू इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो डी का 3 हो जाएगा। तो इस तरह से जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। 2 1 4 3। एक क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो ए हनी प्रतिवेदन मई 1967, ये बिल्कुल सही है। बी फिलाडेल्फिया सम्मेलन दिसंबर 1967, ये भी सही है। प्रथम मिन्नो बुक सम्मेलन 1968 में हुआ था, तो ये फैक्ट भी सही है। लेकिन जो द्वितीय मिन्नो बुक सम्मेलन 1990 में नहीं हुआ था, ये हमेशा 20 साल बाद हुआ है। ठीक है, तो प्रथम मिन्नो बुक सम्मेलन के 20 साल बाद यानी 1988 में द्वितीय मिन्नो बुक सम्मेलन हुआ है, तो ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी। इसके बाद जो तृतीय मिन्नो बुक सम्मेलन हुआ था वो इसके 20 साल बाद हुआ था, यानी 1988 में आप 10 जोड़ दीजिए, यानी 2008 में हुआ था। ठीक है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है चार्ल्स बेयर्ड। इनका कथन है प्रशासन समकालीन सभ्यता का विज्ञान है, तो ये बिल्कुल सही है। चार्ल्स बेयर्ड ने कहा था प्रशासन समकालीन सभ्यता का विज्ञान है। बी है बिलोबी ने कहा था प्रशासन सरकार का चौथा स्तंभ है, तो ये भी सही है। डी है फाइनर, प्रशासन राज्य का अवलंब है, तो ये भी सही है। ये इनकी उक्ति है, आप लोग चाहें तो इन्हें इन कोटेशन को नोट कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है। और सी वाल्डो ने ये कभी नहीं कहा था कि लोक प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासन जो है वो नैतिक अभिकर्ता है, तो ये कथन गलत है। वाल्डो ने ये कथन नहीं कहा था। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इसे नोट डाउन भी कर लें या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर है। 103 क्वेश्चन है। 103वां टेलर द्वारा विकसित वैज्ञानिक प्रबंध के नियमों में समाविष्ट है। पहला है उच्च पारिश्रमिक को प्रोत्साहन, जी हाँ बिल्कुल, मोटिवेशन के लिए हाई सैलरी पे बात की गई थी इसके अंतर्गत। दूसरा है कार्य प्रणाली का मानकीकरण, तो इसकी भी बात की गई थी कि कार्य स्थितियाँ हैं उनका मानकीकरण होना चाहिए, इसकी भी बात की गई थी। दल भावना की कभी भी बात नहीं की गई थी, क्योंकि जो क्लासिकल अप्रोच है, क्लासिकल थियोरी है, उसके अंतर्गत कभी भी ह्यूमन रिलेशन की बात नहीं की गई है। ठीक है, ये बार बार मैं आपको बता रही हूँ। चौथा है कार्य स्थिति का मानकीकरण, जी हाँ कार्य स्थिति के मानकीकरण पर भी जोर दिया गया है, तो ऑप्शन इसका जो सही होगा वो 1 2 और 4 सही होगा। तो 1 2 4 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए आपको जोड़ सुमेल करना है, तो F.W. टेलर किससे जुड़े हैं? वैज्ञानिक प्रबंध से जुड़े हैं, यानी ए का 1 होगा। हर्बर्ट साइमन किससे जुड़े हैं? ये डिसीजन मेकिंग से जुड़े हैं, यानी बी का 4 होगा, निर्णयन से। एल्टन मेयो किससे जुड़े हैं? हार्थोन परीक्षण से जुड़े हैं, इसका वीडियो भी मैंने अलग से बनाया, देख लीजिएगा, तो सी का 3 होगा। F.W. रिक्स जो जुड़े हैं वो, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 1 4 3 2। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लोक प्रशासन है पहला सरकार का आधार, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय एकीकरण का औजार, जी हाँ ये भी सही है। समाज में स्थिरीकरण का की एक शक्ति, जी हाँ इसके द्वारा इस पर फोकस किया गया था कि समाज में स्थिरीकरण हो। सेवाएं उपलब्ध कराने का औजार, जी हाँ इसके द्वारा जो होती हैं इससे नौकरियां भी मिलती हैं प्रशासन के अंतर्गत, जब नौकरियों का विस्तार होता है। मानव संसाधन विकास का एक औजार, जी हाँ बिल्कुल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये मानव संसाधन का एक औजार है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सुमेल करना है, ये सारे क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं तो आगे भी पूछे जाने की संभावना है।
तो जो पहला है लॉर्ड हिबर्ट, तो लॉर्ड हिबर्ट ने द न्यू डिस्पोटिज्म की बात की थी, एक नए तानाशाही की बात की थी इन्होंने, तो एक नई तानाशाही के रूप में इन्हें विस्तारित किया था ब्यूरोक्रेसी को, ठीक है। आर्ट बी रीड ने क्या लिखा है, द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है, यानी बी का 4 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आइडियाज़ एंड इशू इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और सी बर्नार्ड का हो जाएगा 1, द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर आपको बुक के नाम याद है और राइटर के नाम याद हैं तो आप लोग सिंपली इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी 3, 4, 2, 1 इसका राइट आंसर है, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। सी बर्नार्ड की पुस्तक है द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, राइट वाल्डो की है आइडियाज़ एंड इशू इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आर्टबे डीस की है बुक द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और लॉर्ड हिबर्ट की बुक है द न्यू डेस्पोटिज्म। तो ईजिली आप लोग क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है लोक प्रशासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है यह सरकार के मामलों का प्रबंधन है, तो ये सही है। यह सरकार का गैर राजनीतिक यंत्र है, तो ये भी सही है। यह एक राजनीतिक परिवेश में कार्य करता है, तो ये भी सही है, ठीक है। और चौथा है ये सरकार की गतिविधि का भाग है, तो ये भी सही है। ये चारों के चारों फैक्ट्स जो हैं वो सही हैं लोक प्रशासन के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ये चारों के चारों जो फैक्ट्स हैं वो लोक प्रशासन से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। तो ये जो राजनीतिक प्रशासन अलगाव की बात की थी वुड्रो विल्सन ने, मानव संबंध की बात की थी एल्टन मेयो ने, वैज्ञानिक प्रबंधन की बात की थी F.W. टेलर ने, और नीति विज्ञान की बात की थी हेराल्ड लॉसवेल ने। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है 3, 4, 1, 2, ठीक है। तो आपको सभी विज्ञानों ने क्या क्या अप्रोचेस दिए हैं आपको ये याद होना जरूरी। पूछ रहा है कि कौन सा जुड़ा सम्मिलित नहीं है। तो पहला है ए है ऑप्शन जो है नवलोक प्रशासन के साथ डॉयट बाल्डो जुड़े हैं, ये तो बिल्कुल सही है। विकास प्रशासन के साथ एडवर्ड विनर का संबंध है, ये बिल्कुल सही है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के साथ F.W. रिक्स जुड़े हैं, तो ये भी सही है। लेकिन जो प्रशासनिक विकास है इसके साथ कहीं से भी रॉबर्ट डहल नहीं जुड़े हैं। इन्होंने पॉलिटिकल थियरी के ये पतन की बात की थी, यानी पॉलिटिकल थियरी के डिक्लाइन की बात की थी, राजनीतिक सिद्धांत के मृतप्राय होने की बात की थी। तो इसके साथ इनका संबंध है, ना कि प्रशासनिक विकास से इनका संबंध है। आपको सुमेलित करना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो ये आपका सुमेलन का क्वेश्चन है। तो जो संकुचित दृष्टिकोण की बात की गई थी क्लासिकल थ्योरी के अंतर्गत, तो संकुचित दृष्टिकोण की बात की गई है शास्त्रीय विचारधारा के अंतर्गत। तो इसका ऑप्शन जो ए है ये दुथागुली किससे जुड़े हैं। व्यापक दृष्टिकोण के साथ साइमन जुड़े हैं, प्रबंधकीय दृष्टिकोण के साथ डिमॉग जुड़े हैं, और एकीकृत दृष्टिकोण के साथ एल.डी. वाइट जुड़े हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो 110वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि किस किस अप्रोच की बात किस किस विद्वानों ने की है कि नवलोक प्रशासन में कौन से तत्व शामिल हैं। उपभोक्ता केंद्रित प्रशासन, उत्तर प्रत्यक्षवाद, नौकरशाहीकरण, लोकतांत्रिक निर्णय निर्माण, और 5वां प्रशासनिक प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण। तो नवलोक प्रशासन में कौन कौन से तत्व शामिल हैं ये पूछा गया है आपसे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 5। तो चौथे ऑप्शन को छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो इससे संबंधित हैं। ये जो है लोकतांत्रिक निर्णय निर्माण का संबंध कहीं से भी नवलोक प्रशासन के से नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित उपांगों का सही क्रम क्या है। आपको सही क्रम आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सबसे पहले आएगा, कौन सा पहले आएगा, कौन सा उसके बाद में आएगा। तो कालक्रम बैठाना है, आपको सही क्रम बताना है। तो मेरे ख्याल से इसका जो दूसरा है यानी मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत ये पहले आया था। उसके बाद आया था ह्यूमन रिलेशन अप्रोच यानी 2.1। फिर आया था डिसीजन मेकिंग अप्रोच यानी निर्णय निर्माण सिद्धांत आया था। और फिर आया था न्यू पब्लिक मैनेजमेंट यानी तीसरा।
तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। पहले आया था नौकरशाही सिद्धांत, फिर ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, फिर आया था डिसीजन मेकिंग अप्रोच, फिर आया था न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 1 4 3। ठीक है, नौकरशाही सिद्धांत, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, डिसीजन मेकिंग अप्रोच और फिर लास्ट में आया था न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वैज्ञानिक शैली में सम्मिलित किया गया है। तो पहला है समय और गति का अध्ययन, बिल्कुल सही बात है, मोशन एंड स्पीड। दूसरा है मानकीकरण, ये भी शामिल है। कार्यात्मक फोरमैनशिप, इसे भी शामिल किया गया है। और पीस रेट योजना, इसे भी शामिल किया गया है वैज्ञानिक शैली के अंतर्गत। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब देखिए कथन और कारण वाले क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करने के लिए आता है एग्ज़ाम में। असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। तो पहला पूछ रहा है 114वां क्वेश्चन, कथन है लोक प्रशासन समाज में स्थिरता लाने की एक शक्ति है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि ये सरकार के बदलने पर यह निरंतरता प्रदान करता रहता है। देखिए सरकारें तो बदलती रहती हैं, लेकिन नौकरशाह तो नहीं बदलते हैं ना। तो ये नौकरशाह बताते रहते हैं सरकार को कि कौन सी योजना को इम्प्लीमेंटेशन करना है और कौन सी नीति को अपनाना है। तो ये कथन और कारण दोनों सही है और इस ए शय की एक ही सही व्याख्या है आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन है निजी और लोक प्रशासन के बीच अंतर कम होता जा रहा है। कारण दिया गया है दुनिया के सभी राष्ट्र में निजी प्रशासन अधिकाधिक जवाबदेह होता जा रहा है। ये जो ग्लोबलाइजेशन है उसके अंतर्गत जो प्राइवेटाइजेशन अपनाया गया है, तो ये निजी और लोक प्रशासन के बीच अंतर कम होता जा रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो निजी प्रशासन है, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो अधिक से अधिक जवाबदेह होते हैं। ठीक है, और ऐसे ही अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत अपनाया जाने की कोशिश की जा रही है। तो आर ऑप्शन भी सही है और ये कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है प्रशासन सरकार का आधार है और कारण दिया गया है प्रशासन के बिना अगर सरकार अस्तित्व में रही तो विचार विमर्श क्लब बनकर रह जाएगी। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि प्रशासन सरकार का आधार है और कारण जो बता रहा है वो प्रशासन के बिना अगर सरकार अस्तित्व में रही तो विचार विमर्श क्लब बनकर रह जाएगी। बिल्कुल सही बात है, जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सरकार का आधार तो है ही, क्योंकि जब एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं रहेगा तो सरकार क्या करेगी, सरकार कौन सा काम करेगी, सरकार कैसे जन नीतियों को क्रियान्वित करेगी, सरकार कैसे जन कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करेगी। तो ये तो बिल्कुल सही कहा कर रहा है ना कि प्रशासन सरकार का क्या आधार है और प्रशासन के बिना अगर सरकार में अस्तित्व में रही तो विचार विमर्श क्लब बनकर रह जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या कर रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसके अंतर्गत मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 66 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताइएगा और मुझे अपने सुझाव भी दीजिएगा। ये वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और आप लोग इसे जब देखते नहीं हैं, व्यूज़ कम आते हैं, आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, तो मुझे बहुत निराशा होती है। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक भी किया करिए, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं इसी तरह के अन्य यूज़फुल वीडियोस बनाऊं। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपकी तरह अन्य नीडफुल स्टूडेंट्स भी इन वीडियोज़ से फ़ायदा उठा सकें और अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, अपने JRF को क्लियर कर सकें। JRF क्लियर करने के लिए आपको पॉलिटिकल साइंस के 10 यूनिट पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं 10 यूनिट के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस आपको ज़रूर से करवाऊंगी ताकि एग्जामिनेशन से पहले आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाए, आपका अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल के आइकन को क्लिक करके उसे आल की सेटिंग पे सेट कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगले वीडियो लेक्चर के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। बाय, टेक।